साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube द ऑफिसर्स एकेडमी पर। साथियों मात्र 15 मिनट में आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का तमाम क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के क्लास ये 9th, 10th, 11th, 12th में जिसकी चर्चा की गई है टॉपिक बाय टॉपिक। साथियों जो है हम कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर को जो है अभी मात्र 15 मिनट के अंदर करवाने वाले हैं, तो लगातार इस सेशन में बने रहिएगा। इसमें जैसे क्लास 8 के चैप्टर 3 का एनसीईआरटी का साथ ये क्वेश्चन है, मैं आपको भी एनसीईआरटी के पन्ने दर पन्ने के क्वेश्चन साथ डिस्कस कराऊंगा, तो इस 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहिएगा। एक से एक बढ़कर प्रश्न देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण साथ ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सेशन यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके एक बार कमेंट करके बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा, और जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सभी प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आप आंसर भी कमेंट करने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए साथियों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यह क्लास 8 के चैप्टर 3 के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यानी यहां पर आपको पढ़ना है कथन ए और कारण आर। यहां पर साथियों कथन ए और कारण आर दिया गया है, दोनों को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जो सही होगा वही साथियों आपके इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। तो पहला है कि ईंधन जो है अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा भी देता है। यह बिल्कुल सही है, यह साथियों बिना ज्वाला का उष्मा देने का काम करता है, यह सही है। और आर कहता है कि केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। यह गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ गैसीय पदार्थ के जलने से ही ज्वाला उत्पन्न होगा। ज्वाला ठोस के जलने से भी और द्रव के जलने से भी हो सकता है। तो आर आपका गलत है और ए आपका सही है। चलिए तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये साथियों विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर भाई? अगला प्रश्न साथियों इसी का सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आंसर क्लियर हो चुका है। ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, यानी आंसर साथियों आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का आता है कथन ए और कारण दो को पढ़िए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। यानी इनमें से जो सही होगा उसके बारे में आपको बताना है। यह भी क्लास 8 के चैप्टर 3 का जो है एनसीईआरटी का लाइन है। कहता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन है। साथियों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मतलब एलपीजी होता है और आप सबको पता है कि एलपीजी का जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो आपका ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है। तो आपका कथन ए बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला है कि मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। यह आर बिल्कुल सही है। यानी एक गलत है परंतु आर सही है। यानी आपके इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो साथियों विकल्प डी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और आप सबको पता है कि मीथेन जो है इसका प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में, वाहन ईंधन के रूप में होता है। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। और साथियों मैं आपको बता दूं ये मीथेन जो है इसे प्रकृति का मित्र भी कहा जाता है। इसे प्रकृति का साथियों जो है मित्र कहा जाता है। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि बताइए प्रकृति का मित्र किसे कहा जाता है और मीथेन किसका सबसे प्रमुख घटक है। तो ध्यान रखिएगा CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसके सबसे प्रमुख घटक की बात करेंगे तो इसमें आपका आंसर मीथेन हो जाएगा। क्लियर? ये उसी प्रश्न का इंग्लिश में लिखा गया है। तो आपका आंसर विकल्प डी होगा। ए इज करेक्ट एंड ए इज इनकरेक्ट बट आर इज क्या हो गया? करेक्ट, यानी विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से एक एक प्रश्नों का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आप आंसर कमेंट करते रहिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न साथियों जो है बहुत ही ज्यादा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न का आता है हाइड्रोकार्बन को अनुभारों के बढ़ते हुए अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? किसके बारे में साथियों बात करता है? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? तो कार्बन, ध्यान रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब यहां हाइड्रोकार्बन में आपका अनुभार के हिसाब देखेंगे तो आपका कार्बन मीथेन वाला हो जाएगा। इससे ज्यादा अनुभार आपका C2H6 का होगा।
इससे ज्यादा C3H8 का होगा, इससे ज्यादा आपका C4H10 का होगा। मतलब जैसे जैसे कार्बन का एटम्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तत्वों का परमाणु भार भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी आपका मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। यानी चलिए सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा भाई, आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये साथियों विकल्प ए हो जाएगा, यानी विकल्प ए इज राइट आंसर। और याद रखिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात करेंगे, ये सब आपको अल्केन ग्रुप का कंपाउंड है। किसका भाई, तो ये आपका अल्केन ग्रुप का है और अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। यदि इसमें कार्बन का जितना परमाणु होगा हाइड्रोजन का परमाणु उसके 2 गुना से 2 ज्यादा होगा, अतः C1 का अनुभार कम होगा, इससे ज्यादा C2 का, इससे ज्यादा C3 का, इससे ज्यादा C4 का, इससे ज्यादा C5 का, उससे ज्यादा C6 का। इस तरीके से जैसे कार्बन का एटम्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका अनुभार अर्थात साथियों परमाणु भार भी क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो क्लियरली बाबू आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न से पहले साथियों मैं बता दूं कि 72वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफिसर अकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मात्र 999 में, जिसमें साथियों इस ऑफर के तहत साथियों जो है ये तमाम चीजें आपको पढ़ाया जाएगा जो बीपीएससी के परीक्षार्थियों को पास करने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। और इसमें सारे अपने अपने विषय के जो एक्सपर्ट शिक्षक हैं वो अपनी विषय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आपको सींचेंगे, वो अपनी विषय आपको पढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं इस बैच को ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, स्वयं शशि सर पढ़ाएंगे। यदि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे स्वयं शशि सर पढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे स्वयं शशि सर पढ़ाएंगे। तो आप देर नहीं करिए, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर ऑफिसर्स अकेडमी का ऐप और परचेज कर लीजिए साथियों 72वीं ये बीपीएससी का बैच। क्लियर साथियों, अगला प्रश्न है कि गैसो हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। किसके बारे में साथियों, गैसो हॉल के बारे में कह रहा है, क्लास 11th के चैप्टर 9 का ये साथियों एनसीईआरटी का क्लास का सवाल है। किसका भाई, तो क्लास 11th के चैप्टर 9 में आपने एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा, वहीं से ये क्वेश्चन बना है। और ये कहता है कि बताए पेट्रोल का मिश्रण क्या है। भाई पेट्रोल जो है ये गैसोहॉल एथिल अल्कोहल का क्या मिक्सचर है, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प ए हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों क्लास 11th के चैप्टर 9 से बनाया गया है। क्लियर, अगला प्रश्न है कि सीटेन संख्या, ये भी क्लास साथियों 11th के चैप्टर 9 के एनसीईआरटी से बनाया है। कहता सीटेन संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों सही के बारे में आपसे पूछ रहा था, सीटेन का मतलब जान रहे हैं, सीटेन संख्या साथियों जो है इससे डीजल की गुणवत्ता का पता चलता है। किसका भाई, तो डीजल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सीटेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम ऑक्टेन संख्या की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा साथियों, यदि हम ऑक्टेन संख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ऑक्टेन संख्या आपका जो है, इस ऑक्टेन संख्या से किसके बारे में पता चलता है, तो ऑक्टेन संख्या से साथियों जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है। किसका भाई, तो पेट्रोल की गुणवत्ता का पता किससे चलता है भाई, तो पेट्रोल की गुणवत्ता का पता जो है यह आपका ऑक्टेन संख्या से चलता है। और यदि सीटेन की बात करेंगे तो इससे डीजल की गुणवत्ता का पता चलता है। अब देखिए यहां पर सीटेन में पेट्रोल लिखा बिल्कुल गलत है, मिट्टी का तेल बिल्कुल गलत है। सीटेन संख्या से डीजल की गुणवत्ता का पता चलता है, यानी उपयुक्त में से आपका सी कथन जो है यह बिल्कुल सही है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है साथियों आप आंसर कमेंट जरूर करिए, आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब है, सही उत्तर जो है यह साथियों आपका विकल्प सी हो जाएगा। यदि आपका आंसर यहां से सीटेन संख्या से साथियों डीजल की गुणवत्ता का और ऑक्टेन संख्या से ध्यान रखिएगा पेट्रोल की गुणवत्ता का पता चलता है। एक एक प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि इस तरह का क्लास आप रेगुलर चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस तरह का क्लास यदि रेगुलर आपको चाहिए तो। और हर एक प्रश्न गौर से समझिएगा और एक एक प्रश्नों का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है साथियों आंसर कमेंट जरूर करिए। अगला प्रश्न है कि बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साथियों बेंजीन के बारे में पता है, इसका फॉर्मूला C6 और H6 होता है। ये C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। और इसमें यदि स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप सबको पता है इसमें कार्बन का साथियों जो है, इसमें कार्बन की बात करेंगे तो इसमें कार्बन का कितना परमाणु है भाई, तो इसमें कार्बन का आपका 6 परमाणु है और 6 हाइड्रोजन का भी परमाणु है। कार्बन का भी 6 परमाणु है, हाइड्रोजन का भी 6 परमाणु है। अब ये कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 6 परमाणु आपस में जुड़ा हुआ है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा रहता है, जिसमें टोटल बॉन्ड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इसमें 12 क्या हो जाएगा,
तो 12 आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और 3 जगह पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 3 जगह क्या हो जाएगा, तो आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें नियम होता है कि जहां पर भी सिंगल बॉन्ड रहता है वहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जहां डबल बॉन्ड रहता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बनता है। तो 3 जगह डबल बॉन्ड है तो 3 जगह पाई बॉन्ड बनेगा, और टोटल सिंगल और डबल मिलाकर 12 बॉन्ड है, तो 12 जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए भाई आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा बेंजीन में। और साथियों टियरी के 3 में एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा, तो 3 सिग्मा, और ये बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो 12 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 आपका पाई बॉन्ड होगा। इस बात को साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न का आता है एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा था साथियों, गलत के बारे में, तो ध्यान रखिएगा। पहला है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ये तो सही है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन और कफ सिरप में होता है, बिल्कुल सही है। अधिक मात्रा इसके सेवन से उपापचय प्रक्रिया धीमी होती, बिल्कुल सही है। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत करता है, ये गलत लिखा हुआ है। गलत पूछ रहा था इसलिए आपका आंसर साथियों विकल्प डी हो जाएगा। चूंकि ये आपसे गलत के बारे में पूछा इसलिए साथियों आपके इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह साथियों क्लास 10 के चैप्टर 3 से लिया गया है। लिथियम और पारा धातु क्रमशः सबसे हल्का और सबसे भारी। पारा सबसे भारी धातु नहीं होता है, लिथियम सबसे हल्का होता है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। लिथियम ऑस्मियम धातु में सबसे हल्का और सबसे भारी धातु, ये बिल्कुल सही है। सबको पता है साथियों, लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम सबसे हल्का धातु है और ऑस्मियम साथियों जो है ये सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु की श्रेणी में आता है और लिथियम साथियों जो है ये सबसे हल्का धातु की श्रेणी में आता है। ये दोनों धातु है, क्लियर है। यानी आंसर आपका साथियों विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथियों एडीओ के लिए हिंदी माध्यम की बैच स्टार्ट हो गई है मात्र 999 में। यदि आप अब तक इस बैच को नहीं परचेज किए साथियों परचेज कर लेंगे, क्योंकि एक परीक्षा पास करके बिहार में बनने वाले हैं आप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसमें लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज आपका पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा और लास्ट में 15 टेस्ट भी आपको मुफ्त में दिया जाएगा। इसमें शशिधरन सर स्वयं और इनके सभी शिक्षक जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं वो पढ़ाएंगे। यदि अब तक आपने इस बैच को नहीं परचेज किया है तो एक बार साथियों आप इस बैच को परचेज जरूर कर लेंगे। अगला साथियों का आता है एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का जवाब देना है। क्लास 10 के चैप्टर 3 का क्वेश्चन है साथियों। एनोडीकरण का मतलब होता है एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित पदार्थों को उसके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। किसके बारे में पूछ रहा है साथियों, तो यहां जो दिया गया है सबसे पहले आपको केवलार का खोज हुआ था, इसके बाद आपका जो है ग्राफीन का हुआ था, इसके बाद फ्लोरीन का और इसके बाद साथियों जो है ये आपका किसका ब्लैक गोल्ड का। तो एक यानी 4 2 3 1 4 2 3 1 जो कि विकल्प बी में है। यानी आपके इस प्रश्न का जवाब भाई क्या हो जाएगा, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, आपके इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी हो जाएगा। अगला, कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। यह साथियों नहीं के बारे में, गलत के बारे में पूछ रहा था। पहला है कार्बन परमाणु के मध्य केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते, ये बिल्कुल सही है। द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन वो संतृप्त यौगिक कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। 2 सही, लेकिन आपसे गलत के बारे में पूछ रहा था तो कार्बन के संतृप्त और असंतृप्त यौगिक की तुलना में क्रिया गलत है, तो गलत साथियों केवल तीसरा है। और पूछ रहा सही नहीं है तो गलत है साथियों सिर्फ 3, यानी आंसर आपका केवल 3 हो जाएगा। क्योंकि आपसे गलत के बारे में पूछा था तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है और तीसरा आपका बिल्कुल गलत था, तो केवल 3 विकल्प बी में है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल 3 आपका गलत हो गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोनोसेक्राइड सरल कार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सही है। मोनोसेक्राइड स्वाद में मीठा, ये भी सही है। मोनोसेक्राइड जलकर कोयला देता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो सही कथन के बारे में आपसे पूछता है तो आप क्या करिएगा बाबू, एक बार ये ठीक कर लीजिएगा। 1 और 2 यहां कर दीजिएगा, केवल 1 भी नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 1 और 2 सही कर दीजिएगा। यानी आपके इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाए भाई, तो आपका जवाब विकल्प सी हो जाएगा। यानी 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा क्या है, गलत है। तो आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग में किसकी आयु निर्धारित कर, कार्बन डेटिंग का प्रयोग साथियों जो है जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में किया जाता है। कार्बन डेटिंग को साथियों जो है कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का यानी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। साथियों सीटेट 2026 के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3 डेमो क्लास बिल्कुल आपका फ्री
है। और साथ ही मैं बता दूं इसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट इन पैडागोजी सीडीपी जो है आपको स्वयं पढ़ाने वाले हैं शशि शरण सर। जहां बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते वो विषय है आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये स्वयं आपको शशि शरण सर पढ़ाएंगे। इसके अलावा हर विषय के इसमें अलग अलग शिक्षक हैं जो आपको अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सींचेंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों यह बैच बहुत कम फी में मात्र 909 रुपए में मौजूद है। यदि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लीजिएगा तो 1499 रुपए लगेगा और इसमें भी अभी 30% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी 1499 रुपया में भी क्या है 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप देर ना करिए, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से ऑफिसर एकेडमी का ऐप और परचेज कर लीजिए सीटेट का बैच। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो, या आपके भाई आपके बहन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जो सीटेट की तैयारी करना चाहता है और वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहता है। क्लियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विप्रमाणविक है? आर्गन तो एकल परमाणु, हीलियम एकल परमाणु, फ्लोरीन साथियों जो है ये आपका द्विप्रमाणविक है, मीथेन साथियों जो है CH4 ये आपका पंचम परमाणविक है। तो द्विप्रमाणविक है तो आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तो विकल्प सी यानी द्विप्रमाणविक हो जाएगा आपका फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता? नहीं के बारे में पूछा था। सोडियम आसानी से खोता लेकिन फ्लोरीन नहीं खोता है तो आंसर आपका फ्लोरीन हो जाएगा। जबकि मैग्नीशियम एल्युमिनियम सब क्या है धातु है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प बी यानी फ्लोरीन हो जाएगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें आपको पता है साथियों सोडियम और पोटेशियम जो है इसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, यानी आंसर साथियों आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम का पहचान करिए। कांच, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, ये तीनों के बारे में आपको पता है, ये तीनों का तीनों जो है धातु की श्रेणी में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर साथियों आपका यहां से कांच हो जाएगा। अगला, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल अणु है, ये बिल्कुल से क्लास साथियों 12th के चैप्टर 10 से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन क्या है भाई? नाइट्रोजन युक्त जो है जटिल अणु की श्रेणी में साथियों जो है ये आपका प्रोटीन आता है। चलिए आज की सेवा रोकते फिर मुलाकात इस तरह से होगी। तो आप डेली हमारी 15 मिनट की शो को जरूर देखिएगा, मेन चैनल पे हो, चाहे यूपी एग्जाम्स बाय द ऑफिसर एकेडमी पर, द ऑफिसर 2.0 पर जहां पर भी हो, या फिर शॉर्ट्स की बात हो तो मेरा शॉर्ट्स का वीडियो भी जाता है, आपका 15 मिनट शो भी रेगुलर जाता है। और इसके अलावा लाइव सेशन में साथियों तैयारी का भी महामैराथन चल रहा है, जीविका भर्ती का महामैराथन चल रहा है, फिर सीटेट का आपको जो है हमारी क्लासेस चलती है शाम के ये दोपहर में 12 बजे से 1 बजे। तो कल आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि सीटेट की आप तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो कल 12 बजे से 1 बजे आप द ऑफिसर एकेडमी के मेन चैनल पे लाइव जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।